हाँ जी, क्या हाल है? सो यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद दिस। अब 2 सवाल मुझे बोले गए हैं, वो 2 सवाल मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको शायद नहीं पता, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि उनको ना कैसे करना है। सही सही। अच्छा, सो आपने इस डेटा को यूज़ करके आपने बनाना था परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इस सवाल को आप गौर से पढ़ें, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि सवाल को कैसे करना है। ये सवाल आपने करना खुद है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझा दूं कि इस सवाल में आपको, चलो शुरू से पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। क्रेडिट सेल्स में कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। कैश सेल्स आपने हमेशा इग्नोर करनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट इज़ योर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ठीक है। एंड कैश सेल्स रिटर्न को आपने इग्नोर करना है, बिकॉज ये कैश से रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, वो आपने इग्नोर करनी है। बिकॉज आपका जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, वो किधर जाएगा? लाइक दैट इज द अकाउंट, दैट इज द टोटल ऑफ अकाउंट ऑफ योर ऑल द रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इसलिए आप जो कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो रिसीवेबल्स से उनका कोई लिंक नहीं है। हाँ, अगर कैश रिसीव कर रहे हैं आप रिसीवेबल से तो उसका लिंक है, बट कैश सेल्स का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ, ये आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स रिटर्न आपकी ये भी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। कैश सेल्स को आपने कैश सेल्स एंड कैश सेल्स रिटर्न को इग्नोर करना है। क्रेडिट परचेजेस एट लिस्ट प्राइस ये जाएंगी तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, बस इसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। एंड ये मैं आपको ना समझाता हूँ अभी कि क्या एडजस्टमेंट करनी है। जब पूरा सवाल पढ़ लेंगे तो आई टेल यू कि क्या एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। कैश परचेजेस को आपने हमेशा से इग्नोर करना है। परचेज रिटर्न एट लिस्ट प्राइस, इसमें भी एक चीज़ समझानी है दोनों में, और ये जाएगा किधर? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। कैश परचेज रिटर्न को आपने हमेशा से इग्नोर करना है। चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल जो जाता है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाता है। अब ये जाता किस साइड पे, ये आपको समझना होगा, ठीक है। चेक पेड टू ट्रेड पेबल्स ये आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाता है। एंड डिस्काउंट अलाउड आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कैश रिफंड टू ट्रेड रिसीवेबल, रिफंड टू ट्रेड रिसीवेबल भी हो सकता है एंड रिफंड टू ट्रेड पेबल्स भी हो सकता है। तो जो रिसीवेबल्स वाला होगा वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा एंड ये आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर ओवर पेमेंट, ओवर पेमेंट का मतलब है रिफंड, ठीक है। चेक फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर्ड चेक जितने भी होते हैं वो आपके सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाते हैं। किस साइड पे जाते हैं अब ये आपको याद रखना होगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली रिकवर्ड ये भी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। एंड इसका जो नेट इफेक्ट होगा ना, नेट इफेक्ट, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि इसका जो नेट इफेक्ट होगा ये ज़ीरो होगा, लाइक बिकॉज ये दोनों साइड पे जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ट्रेड रिसीवेबल दिस विल गो टू सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय ट्रेड पेबल्स इट विल गो ऑन टू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर आपको याद हो ना, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी इंटरेस्ट की, ठीक है। अब इसके लिए आप सिंपल ये याद रख लें कि जो भी चीज़ आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स को इंक्रीज करती है ना, वो डेबिट साइड पे जाती है, ठीक है। बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल इज एन एसेट एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी रिसीवेबल का ही अकाउंट है, तो उसकी भी डेबिट साइड पे जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ ट्रेड रिसीवेबल को कम कर रही है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन रिसीवेबल्स, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन रिसीवेबल्स, तो वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। और उसका नाम भी आपने इंटरेस्ट ही रखना है, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, ठीक है, इटसेल्फ, लाइक आप के लिए वो खर्चा ही होगा ना, व्हेन यू विल पे इट फ्रॉम ट्रेड पेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। और अगर रिसीवेबल्स के, मैं ये आपको डिटेल में दोबारा भी समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे। अमाउंट सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा ये दोनों में जाता है।
ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑन डेटर्स अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब इस सवाल में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि यू माइट थिंक कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये आपके दोनों क्लोजिंग माइनॉरिटी बैलेंसेस हैं। ठीक है, आप जब, मैं आपको यहाँ पे एक शक्ल भी बना के देता हूँ एंड आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा। जब भी आप अकाउंट बनाते थे रिसीवेबल का, तो उसकी कोई शक्ल इस तरीके की होती थी। ठीक है, गिव मी लाइक 2 मिनट्स एंड यू विल बी डन विद इट। आपका एक बीडी यहाँ पे आता था, एक बीडी यहाँ पे आता था। ठीक है, अब एक सीडी आपका इस साइड पे आता था एंड एक सीडी आपका इस साइड पे आता था। अब इन चारों का आपको मतलब समझाना है मैंने। ये जो बीडी था ना इस साइड वाला, लाइक दिस इज लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, ये जो बीडी था ना डेबिट साइड का बीडी, ये था आपका रेगुलर बैलेंस। एंड रेगुलर बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, रेगुलर ओपनिंग बैलेंस इसको कहेंगे। एंड दिस वाज माइनॉरिटी ओपनिंग बैलेंस। बीडी ना ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, दिस इज द माइनॉरिटी बैलेंस। ठीक है, अब दिस इज सीडी। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है माइनॉरिटी का। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी एंड दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। समझ रहे हो? क्योंकि सीडी मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर सीडी डेबिट साइड पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, इसीलिए ये जब आगे नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू होगा तो ये सीडी यहाँ पे आके बीडी बन जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। एंड ये सीडी इस साइड पे आके ये वाला बीडी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिस इज लाइक, इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस एंड इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड यू विल बी डन विद इट। अच्छा, अब मसला ये है, इसको क्रेडिट बैलेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ माइनॉरिटी बैलेंस और ये आप पे एक तरह की लाइबिलिटी है। आपने अपने रिसीवेबल से ज़्यादा पैसे ले लिए। ठीक है, अब उनको आपने वापस करने हैं, चाहे वो पैसे आपसे ले लें, इट्स सॉर्ट ऑफ रीफंड। ठीक है, तो ये सीडी वो बैलेंस है, दिस इज अ माइनॉरिटी बैलेंस। अब ये जो सवाल में आपको गिवन है ना, सवाल में, अब इस सवाल में आपने फेब्री का कंट्रोल अकाउंट बनाना है, फेब का। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑन डेटर्स अकाउंट 28 फरवरी, तो दिस इज लाइक क्लोजिंग बैलेंस 28 फरवरी को। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकते। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन डेटर्स अकाउंट का मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस ऑन डेटर्स अकाउंट है, ये वाला बैलेंस है, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट बैलेंस का सीडी हमेशा इस साइड पे आता है। ठीक है, इसलिए वो नेक्स्ट में जाके बीडी यहाँ पे बनता है डेबिट साइड पे। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस तो सीडी इस साइड पे आएगा। ठीक है, और ये आगे जाके बीडी बनेगा इधर। ठीक है, और रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो वो हमेशा माइनॉरिटी बैलेंस होगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ आपने ये ज़रूर याद रखनी है कि रिसीवेबल का इंटरेस्ट इस साइड पे आता है, लाइक डेबिट साइड पे आता है। यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिखोगे, इंटरेस्ट चार्ज इस साइड पे आएगा, इस साइड पे नहीं आएगा। और बैड डेट रिकवर के लिए भी मैंने आपको बोला था कि बैड डेट के लिए आप डायरेक्ट बैड डेट रिकवर नहीं कर सकते, आपको 2 ट्रांजैक्शंस पास करनी पड़ती हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे को पहले अपना एसेट बनाना पड़ता है। लाइक आप क्या करते हो, बैड डेट को क्रेडिट करते हो और उस ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हो। यहाँ पे वो बंदा आपका एसेट बन गया। मैं आपको सिर्फ एक रीकैप दे रहा हूँ, ये मैंने कल आपको डिटेल में समझाया, तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही वो इससे प्रीवियस लेक्चर ले लें प्लीज़। ठीक है, उसके बाद जब वो आपको बंदा पैसे देगा तो आप उस कैश को डेबिट करोगे और उस ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे। लाइक व्हाट आई मीन टू से यू कैन नॉट डू लाइक कैश डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड आप क्रेडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप बैड डेट रिकवर्ड को पहले क्रेडिट करके रिसीवेबल को डेबिट करोगे और उसके बाद फिर ये एंट्री पास करोगे। ठीक है, ये एंट्री पास करोगे। आप ये एंट्री पास डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंगली इस डबल एंट्री को सोच के उसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। ठीक है, तो बैड डेट आपका इस साइड पे भी आएगा और आपका
यहाँ पे इस साइड पे भी बैंक आएगा, ठीक है, जो बैंक या कैश जो भी। तो ये चीज़ें थी आपकी। अब इस अकाउंट में इस क्वेश्चन में आपको ना आपको बीडी गिवन था ट्रेड पेएबल का रेगुलर बैलेंस, ठीक है, और ये भी नहीं गिवन था, और ये वाला बीडी भी नहीं गिवन था, सिर्फ आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे। तो बस आपने क्लोजिंग बैलेंस इसका लिख के इस साइड का क्लोजिंग निकाल लेना था। अब इसमें मैंने आपको इस सवाल में एक चीज़ समझानी है, जो कि ये है, ये ठीक है, ये क्रेडिट परचेजेज एट लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर आप ये लाइन पढ़ो ना, ये लाइन, द क्रेडिट परचेजेज आर सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि ये जो क्रेडिट परचेजेज आपने रिकॉर्ड करनी है ना वैल्यू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ये 67,900 नहीं कर सकते आप। इसमें से आपने जो आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करके रिकॉर्ड करना है। लाइक मैंने आपको जब स्टार्ट हुआ था सेशन तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट्स का एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाया था। ट्रेड डिस्काउंट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा 67,900, ये 67,900 नहीं जाएगा, इसका 10% लो और उसको उसमें से लेस करो, ठीक है। इसी तरह परचेज रिटर्न भी जो है उसमें से भी 10% लेस होगा, बिकॉज वो भी तो लिस्ट प्राइस पे है ना, तो लिस्ट प्राइस पे तो परचेज हुआ ही नहीं। आपने तो इसमें से 10% इसका लेस कर दो और परचेज रिटर्न का भी 10% लेस करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को आप कभी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। कैश डिस्काउंट जो होता है ना वो रिकॉर्ड होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज यार। ये अगर किसी बंदे को नहीं समझ आई ना डिस्काउंट वाली बात, तो डिस्काउंट का भी आपको मैं एक इसका लिंक लगा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको उधर से समझ सकते हो। तो इस सवाल में तो बस यही टेक्निकलिटी थी। अब एक सवाल और है, मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है ये वाला। अब इसमें आपने सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो इस सवाल को आप प्लीज़ देख लो। इस इन दिस क्वेश्चन वो कह रहा था जे आर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एट 1 मार्च वर एज फॉलो, डेबिट बैलेंस ये था एंड क्रेडिट बैलेंस ये था। अब दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये रेगुलर बैलेंस है एंड ये माइनॉरिटी ओपनिंग बैलेंस है। पिछले सवाल में ओपनिंग बैलेंस ना रेगुलर गिवन था ना माइनॉरिटी गिवन था, और नहीं गिवन था तो हमने फाइंड भी नहीं करना था उसने हमें ये, क्योंकि फाइंड हम तभी कर सकते जब हमें क्लोजिंग रेगुलर भी देता, उसने नहीं दिया था, ठीक है। तो उसमें हमने उसको इग्नोर ही कर दिया था। तो यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस हो गए, ये क्रेडिट सेल्स हैं, ये आपकी एज इट इज़ क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे चली जाएंगी। कैश सेल्स को आपने इग्नोर करना है, आपने बनाना ही सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है। सेल्स रिटर्न फ्रॉम, ये सेल्स रिटर्न आ गई। उसके बाद एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इतनी आपकी रिसीप्ट्स हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड आपका इतना है। अब उसके बाद आपके पास अगर आप यहाँ पे आके देखो तो द रिसीप्ट फ्रॉम the receipts from trade receivable include a check for 3600 in full settlement of debt of 3800. This was returned by the bank on 28 March insufficient fund, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट मैंने आपको समझानी है एंड मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले मैं बाकी सवाल पढ़ लूँ। एवर लिटिल एंड जे आर बाय एंड सेल फ्रॉम ईच अदर, अब ये जो है ना दिस इज कॉन्ट्रा, ठीक है। ये दोनों साइड दोनों में जाती है, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर ओनली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बनानी है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ ये सवाल आपने करना कैसे है, ठीक है। इट वॉज एग्रीड डेट अ डेट ऑफ 2300, ये बैड डेट आ गया आपके, ठीक है। एंड द टोटल क्रेडिट बैलेंस इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 वॉज दिस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट हमेशा माइनॉरिटी बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, तो ये जो बैलेंस है ना ये इस साइड का सीडी है, ये वाला माइनॉरिटी बैलेंस। रेगुलर बैलेंस आप यहां से निकालोगे, ये वाला आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट नंबर 1 समझाना चाह रहा हूँ। अब सीन ये है इस इन दिस क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ इरेज करता हूँ एंड देन मैं आपको ये समझा देता हूँ प्लीज़।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को इधर आके देख लो प्लीज़, तो इन दिस क्वेश्चन उस बंदे ने ना जो रिसीप्ट्स की हैं, इतनी टोटल रिसीप्ट्स की हैं, ठीक है, 238,600। अब वो कह रहा है कि इन रिसीप्ट्स में, जो रिसीप्ट्स हैं 238,600 की, ठीक है, इनमें एक चेक शामिल है जिसमें आपने लाइक 3600 का चेक है, एंड इससे जो लाइक ट्रेड रिसीवेबल सेटल हुए हैं वो 3800 हुए हैं। लाइक आपने क्या किया इन दिस क्वेश्चन, हो ये रहा है कि एक बंदा है बड़ा चालाक है, उसने 3600 दिया है एंड अपने रिसीवेबल 3800 से लेस करवा दिए हैं। इसका मतलब है हमने उसको 200 का डिस्काउंट अलाउ किया होगा, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर तो ये चेक डिसऑनर्ड ना होता फिर कोई मसला ना होता। अब मसला इस चीज़ में है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब वापस हो गया, तो आपने अपना लाइक जो डिसऑनर्ड चेक है वो 3600 लिखोगे और डिस्काउंट अलाउड को भी 200 से कम करोगे, बिकॉज ये पैसा जब आपको मिला था तो उस टाइम आपने दिया था डिस्काउंट, ठीक है। तो अब आपको बिकॉज ये चेक ही वो बंदा ही आपसे एक तरह से फ्रॉड कर गया, तो उसको डिस्काउंट क्यों देना है, उसको जो डिस्काउंट दिया था वो भी वापस करोगे आप, ठीक है। और 3800 से आपके रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। अगर आप ये कहते हो तो मैं ये सवाल आपके साथ यहाँ पे ना सॉल्व कर देता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ ये बना रहा हूँ। हाँ जी, सो बेसिकली क्रेडिट सेल्स आपकी आएंगी 295,000 की, ठीक है। दिस इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। आपकी यहाँ पे सॉरी बीडी गिवन है ना, ऊपर बीडी गिवन है 34600 एंड 1960 का, ठीक है। और 1960 का, दिस इज माइनॉरिटी बैलेंस, ओ सॉरी यार, दिस इज बीडी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आएंगी आपकी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में ये फिगर आएगा 295,000 का। कैश सेल्स को आपने लाइक पागल बना रहा है। सेल्स रिटर्न आपकी हो रही है 6480 की, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न आपकी हमेशा इस साइड पे आती हैं। फिगर कितना है, 6480। अच्छा, देन उसके बाद रिसीव्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो 238,600, यहाँ पे आपकी रिसीप्ट्स आएंगी 238,600, ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउ आपने किया 3500 का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हाँ जी। सो इसके अलावा और भी हैं, नीचे एक कॉन्ट्रा है, ये एंट्री नंबर 2 जो है वो है 8600 की, ठीक है। 8600 का कॉन्ट्रा यहाँ पे आता है, इसको हमेशा आपने PLCA के नाम से लिखना होता है। एंड देयर इज़ अ बैड डेट एज वेल, 2300 का बैड डेट है। And the total balance in the sales ledger control account was 8340 and this CD is 8340, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है। मैं आपको डिटेल में अब समझा देता हूँ प्लीज़। ये देखो, अब आपने ये जो डिस्काउंट दिया है लाइक 35, आपने जो ये रिसीप्ट्स करी हैं आपके जो बुक्स में, ये जो रिसीप्ट्स हैं
238,600, इनमें लाइक दीज रिसीप्ट्स, ये जो 238,600 है ना, इसमें एक हिस्सा तो बाकी रिसीवेबल का है, बट इसमें एक पेमेंट है 3,600 की, ठीक है। एंड ये जो डिस्काउंट है 3,500 का, इसमें एक है 3,300, एंड ये 200 का डिस्काउंट इस बंदे को आपने दिया है। ट्रांजैक्शन 1 का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब द थिंग इज कि ये चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिस्काउंट अलाउड को 3,500 अब नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड इन रिसीप्ट्स को भी आप 238,600 नहीं लिख सकते, इनको भी 3,600 से कम करना है, एंड इस डिस्काउंट को भी 200 से कम करना है, ठीक है। तो एक बेहतर तरीका ये होता है ना कि आपने जब एक दफ़ा सब कुछ लिख दिया है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंट्री उसके ना ऑपोजिट साइड पे करो। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, आप यहाँ पे डिसऑनर्ड चेक लिखोगे ना, ऑब्वियसली डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड जो है वो 3,600 का हुआ है, मतलब ये जो रिसीप्ट्स हैं इनमें से 3,600 यहाँ पे लेस कर दिया आपने। रिसीप्ट्स आपने टोटल लिखी, आप इन रिसीप्ट्स को भी कम करके लिख सकते थे, बट मैंने आपको ये बोला हुआ है कि रिसीप्ट्स आपने इस साइड पे लिखनी है जो टोटल है, एंड डिसऑनर्ड आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, एंड दिस इज द बेस्ट वे एंड दिस इज द राइट वे एक्चुअली, ठीक है। अब आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया ना 3,800 का, इस डिस्काउंट अलाउड में भी वो 200 शामिल है, तो उस 200 को भी आपने एडजस्ट करना है। मतलब वो डिस्काउंट, उसको कह लो आप डिस्काउंट डिसअलाउड, तो डिस्काउंट डिसअलाउड आप इस साइड पे लिखोगे, ठीक है। तो डिसअलाउड आप कह लो 200 का, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब यहां से अब आप सीडी निकाल सकते हो। आप इस डिस्काउंट को भी कम करके लिख सकते थे, ठीक है। लाइक इसको भी कम कर सकते थे, डिस्काउंट अलाउ को 3,800 की जगह 3,600 लिख देते, ठीक है। 3,800 या 3,500 तो नहीं, 3,500 है यार, ये 3,500 है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, इट्स माई मिस्टेक। अच्छा, एंड इन रिसीप्ट्स में से ये 3,600 लेस कर सकते थे, बट डिसऑनर्ड यहाँ पे ही आना है, ठीक है। एंड इस डिस्काउंट अलाउड को 3,800 ही रहने दो, और इसकी ऑपोजिट साइड पे 200 लिख दो। नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट ये 3,800 में से 200 लेस होगा, नेट इफेक्ट जो होगा वो 3,500 है ना, तो नेट इफेक्ट 3,300 ही होगा। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट, ठीक है। तो ये चीज़ है यार। अब आई होप ये आपको समझ आया होगा। कंप्लीट फॉर्मेट दिखा दूं? दुआ करो मेरे पास पड़ा। ये है, दिस इज़ द कंप्लीट, लाइक इसमें अब बीडी भी मैंने आपको यहाँ पे, ये तो पहले दिन का लेक्चर था ना, इसमें माइनॉरिटी बैलेंसेस को भी एडजस्ट करना। ये देखा है, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट चार्ज, इनका इस साइड पे आता है और इसका इस साइड पे इंटरेस्ट चार्ज आता है। रिफंड इसका इस साइड पे आता है, इसका इस साइड पे आता है। कि ये चीज़ अभी जो मैंने आपको अभी समझाई है वो समझ आई है, ये वाली? चलो सही है फिर, इंशाल्लाह ना, अब आई होप आप सारे सवाल कर लेंगे, तो कल फिर इसकी रिकन्सिलिएशन करवाता हूँ। ओके।